एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो आपने कभी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सोचा है कि आपने जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, तो आपके आगे जाके आपने क्या करना है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जी। हम लोगों की एक मीटिंग थी इनर सर्कल की। अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी जी, सिकंदर बख्त साहब थे, प्रमोद महाजन भी थे, और उसमें सबसे छोटी आयु का मैं रहता था। तो बातें चली, उसमें से ऐसे ही अभी मीटिंग शुरू होना बाकी था, ऐसे गप्पे चल पड़े कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो सबने कुछ न कुछ अपना बताया। प्रमोद महाजन इसको बड़ा लोगों को खुद करके निकालते थे। अच्छा, प्रमोद जी की व्यक्तित्व की विशेषता थी, उनका जीवन बड़ा विविधताओं से भरा था, अनेक प्रकार की एक्टिविटी से वो अपने आप को जोड़े रखते थे। मुझे पूछा, मैंने कहा मेरे लिए तो बड़ा कठिन है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी इस सारी चीजों में सोचा ही नहीं। मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को जिंदगी माना है, जिम्मेवारी ही मेरी जिंदगी है। अच्छा। और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि मेरे इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ, और मुझे पक्का लगता है शरीर का कण कण, जीवन का पल पल किसी न किसी मिशन में ही खपाऊंगा। ये आपने सोचा हुआ? ये शायद सोचना नहीं है जी, मेरे पास उसके सिवाय कुछ मुझे पर कौशल्य ही नहीं है। मैं जिस हिसाब से आप बताते हो कि मुझे लगता है आप जिंदगी में, मतलब जब सीएम से यहाँ जब पीएम बने थे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे वैल्यूएबल चीज आप क्या लेके आए थे यहाँ इस घर के अंदर? इस घर के अंदर सबसे वैल्यूएबल चीज आपकी क्या रही थी? अगर मैं, वैसे ये पूरी बातचीत आपने पहले ही मुझे कहा कि मैं तो कोई राजनीति की चर्चा करना नहीं चाहता, नहीं। लेकिन कुछ मात्रा में मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री बनते समय शायद और प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए जी। इतने प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। वो ये है कि मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं, और मैं गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको बारीकियों से जुड़ना पड़ता है, बारीकियों से काम करना पड़ता है। आपको इश्यू आपके सामने सीधे आते हैं, सॉल्यूशन आपको सीधा करना पड़ता है। ये तजुर्बा शायद मेरे पहले के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला, इतना सद्भाग्य नहीं मिला। देवगौड़ा साहब मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए। मैं बहुत लंबा रहा हूं। मैं समझता हूं कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबल दिया, बहुत बड़ी ताकत दी है। ये मैं अपना एक मान सकता हूं कि वहां से मैं लेकर के आया, ये जो देश के काम आ रहा है। आप जैसे मैं जानता हूं, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो? ये बात आपकी सही है। मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूं तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले, मोदी जी क्यों ऐसा करते हो? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी। तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो तू ऐसा क्यों करता है? ये मुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी। अब पता नहीं, मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है
तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ उससे। उठता मैंने बिस्तर पे उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता हूँ। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था जी। उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है। अब वो मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है। अच्छा। लेकिन मैं, जैसा आपने कहा रिटायर्ड होने के बाद क्या करोगे, तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं, हाँ। इस पर सोचूंगा। कहाँ बैठोगे आप? आ जाओ। आज आपके सारे कागज पड़े अच्छा, हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो आपको कभी, मैं ये जानना चाहूंगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? आप हैरान होंगे, मैं बहुत ही, फिर वही कहूंगा, मैं ऐसी कठिन जिंदगी जी करके आया हूं। तो डॉक्टर क्या होता है, ये महंगी दवाइयां क्या होती हैं, सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, वो सब आप आयुर्वेदिक भी बहुत विश्वास करते हैं। मैं बताता हूँ। आयुर्वेद के बजाय कैसी जिंदगी है। अब आप जब पहाड़ चढ़ते हैं तो पैर तो दर्द करते ही हैं, कितनी आदि हो, लेकिन ऊंचाइयों पर जाते हो तो अब जो अकेला इंसान है वो क्या करेगा। मालिश वालिश वाले को तो कुछ नहीं करा ऐसे सकता, वैसे किसी तो को होते नहीं है, क्या फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता, मसाज नहीं करवा सकता। अब मैं क्या करता था जी, मेरे कंधे पे हमेशा एक ये जो असम का गमछा होता है ना, हाँ। ये गमछा मेरे पास रहता था ऐसा। तो मैं जैसे उसको ऐसे पैर पे बांध देता था पूरा, और बीच में एक छोटी लकड़ी तोड़ करके पैर से लगा देता था। फिर इसको मैं कर्व करता था। अच्छा। तो प्रेशर आता था, ऐसा पूरे बॉडी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था मैं। तो ऐसी चीजें मैं इवॉल्व करता था अपने लिए। मैं बहुत साल पहले कैलाश यात्रा पे गया था पैदल, टोटल यात्रा करीब 1000 किलोमीटर का था, पैदल गया। कुछ और भी लोग थे, बड़े धनी लोग भी वहां कभी कभी यात्रा में आते थे। अब बहुत बड़े बड़े महंगे वो चमड़ी बचाने के लिए सब लेकर के आए हुए थे। मेरे पास तो कुछ था, मेरे पास कैस्टर ऑयल था, और वो भी रॉ, सीधा वो घानी से निकाला हुआ, तो उसकी स्मेल भी बहुत खराब होती है। तो मैं उसी को लगाता था। अब ये लोग 5वें-6ठे दिन मुंह नहीं धो सकते थे, उनकी चमड़ी जल करके खीर करके लटक गई थी, तो वो बड़े परेशान रहते थे। तो मुझे कुछ नहीं होता था, बड़ा मैं तेज तर्रार रहता था। तो मुझे पूछने लगे कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं भाई, कैस्टर ऑयल लगाता हूँ मैं। तो रात को हम जब पहाड़ चढ़ करके रात्रि मुकाम होता था, मेरे पास आ जाते थे, हर को एक एक बूंद कैस्टर ऑयल मेरे से ले जाता था। जुकाम होता है तो मैं गर्म पानी पूरा समय पीता हूँ। गर्म पानी? गर्म पानी, तो उसमें कोई शहद या कुछ नहीं, कुछ सिंपल गर्म पानी। दूसरा, हो सके तो फास्टिंग करता हूँ। अच्छा। फास्टिंग यानी एकदम से सिवाय पानी कुछ नहीं, 1-2 दिन, 24 घंटे 48 घंटे, ज्यादा नहीं करना पड़ता। तीसरा, ये सरसों का तेल होता है, उसको थोड़ा गर्म करके रात को 2-3 बूंद डाल देता हूँ। जलन बहुत होती है, लेकिन ये मेरा 1-2 दिन में क्लियर कर देता है। तो ऐसे ही जीने की आदत है। मैं कुछ चीज़ें करता हूँ, वो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। मैंने चीज़ फॉलो की है, जिसको कहते हैं कि 7-12-5 × 40, यानी 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, 12 बजे मैं अपना लंच खा लेता हूँ, और 5 बजे डिनर खा लेता हूँ। और × 40 यानी कि जब भी एक गस्सा खाता हूँ उसे 40 बार चबाना है। तो ये मैंने अपने शास्त्रों में पढ़ा है, कई लोगों से बात की है। तो आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, और ये बिल्कुल सही रास्ता आपने चुना हुआ है। हमारे देश में मूल आदत यही है। हाँ। ये वेस्टर्न जो वर्ल्ड आया, उसने फिर धीरे धीरे इसमें ये बदलाव किया कि लोग, वरना हमारा किसान आज भी गांव में सूर्यास्त के पहले, नहीं लेना सर? मैं नहीं लेता, नहीं। सूर्यास्त के पहले थैंक यू।
खाना खा लेता है। और दिन में भी आपने देखा होगा किसान सुबह एक प्रकार से वो किसको आप नाश्ता कहते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका वो लंच जैसा ही होता है। हाँ। वो काफी मात्रा में बड़े बड़े रोटी और सब्जी या चटनी कुछ लेकर के खेत चला जाता है। दिन में थोड़ा सा लेकर के उसकी पत्नी सर पे कुछ रख करके जाती है। वो पूरा भोजन नहीं होता है, हाँ हाँ। थोड़ा होता है। ये आज भी हमारे देश में परंपरा है ये। आपका एक फैशन स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब दाढ़ी वाड़ी एकदम सही किया हुआ, और मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ आप हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं, ज़्यादा करके हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं। तो ये जो फैशन, ये जो है, ये जो आपकी जो शेविंग और ये सब, क्या ये मतलब फैशन जो है ये आपने खुद ने किया है या आपने किसी को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे मैं बहुत स्ट्रीक हूँ, गुस्सा करता हूँ, ये जो एक छवि बनाई गई है, वैसे दूसरी छवि मेरे इन कपड़ों की दुनिया को लेकर के बनाई गई है। दरअसल क्या है, मैं छोटी बैग में मेरी जिंदगी थी और मैं ट्रैवलिंग करता रहता था। जी, आपने बताया झोले में। और तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था। सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया हूँ। ओके। कभी मैंने कपड़े, तो फिर मैंने कैसे सोचा कि लंबी बाहें रखता हूँ तो मुझे इतना ज्यादा धोना पड़ता है। दूसरा मेरे बैग में वो जगह ज्यादा लेता है, तो मैंने खुद नहीं काट दिया था। अच्छा, वो जगह ज्यादा लेता है इसलिए आपने इसको मैंने काट दिया था। ओके। अब वो बात वो फैशन पर गया जी। ये बात सही है कि मैं ढंग से रहना, ये मेरी प्रकृति थी। शायद एक कारण ये भी था कि गरीबी के कारण कभी कभी इन्फीरियरिटी फील होती थी लोगों के बीच में। तो उसको ओवरकम करने के लिए शायद साइकोलॉजी पढ़ी होगी बचपन में, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं क्या करता था, अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए तो कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था और पहन के जाता था। लेकिन जूते नहीं थे। तो मेरे एक मामा एक दिन आए घर पे, तो पता नहीं उनका मन कर गया तो उन्होंने मेरे लिए जूते ला दिए। तो एक कैनवास के सफेद जूते हैं ना जी, हाँ, छोटे से, बस आज उस समय तो 8-10 रुपए मिलते होंगे, वो ले आए। तो मैंने देखा थोड़े दिन में तो गंदे होना शुरू हो गए। तो मैं क्या करता था, क्लासरूम में सब बच्चे चले जाते थे, मैं रुका रहता था, और टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है ना, तो बाद में जो छोटा चॉपस्टिक का टुकड़ा रह जाता है वो ऐसे ही फेंक देता है। हाँ 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 हाँ। तो मैं उसको इकट्ठा करता था, वो चॉपस्टिक के टुकड़े वो ले आता था, और हर दिन सुबह चॉपस्टिक जूतों पे लगा देता था। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। और डेली ये मैंने कई बार आपसे मिला हूँ, आप घड़ी जो है वो अभी तो आपने सही पहनी हुई है, लेकिन घड़ी आप ज्यादा करके ऐसे पहनते हो। घड़ी मैं ऐसे ही पहनता हूँ क्योंकि मुझे मीटिंगों में बैठना पड़ता है ना। हाँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी को पता चले कि मैं ऐसे घड़ी देख रहा हूँ, उसको इंसल्ट फील होता है ये। अच्छा। तो मैं उसके सम्मान के लिए हमेशा कॉन्शियस रहता हूँ कि ऐसे चोरी छुपे से घड़ी देख लेता हूँ। आप कोई बैठा है बात कर रहा है और घड़ी देखते हैं तो मतलब कि आप उसको इशारा करो भी बहुत हो गया, जाओ। तो आप ऐसे रखते हो? हाँ। तो ये मेरे मन में ऐसा है कि ये किसी का एक प्रकार के हिडन वे में, मतलब बहुत माइन्यूटली आप लेकिन आप मानते हो, मैंने आपको ऑब्जर्व किया कि आप घड़ी उल्टी पहनते हो। मैं देखा था कई बार देखा आपने कि आप घड़ी उल्टी पहन के। सही देखा। मोदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो सोशल मीडिया का आजकल तो पूरा जमाना है, एंड मैंने देखा है कि आप काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रश्न पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं, तो आप खुद देखते हो ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आप देखते हो सर? मैं जरूर देखता हूँ, और एक प्रकार से उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियां मिलती हैं जी। और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे, तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी। उनका पूरा गुस्सा मेरे पर निकल जाता होगा।
हाँ। इसलिए आपको बड़ा बड़ा आराम रहता, सुकून मिलता होगा। तो मैं आपके लिए इस प्रकार से काम आया हूँ, खास करके ट्विंकल जी के लिए। और शायद ट्विंकल जी को पता नहीं होगा, उनके नाना जी, चिनू भाई, चुन्नी। चिनी भाई, उनसे मैं मिला था अच्छा, ये तो बहुत पहले। बहुत पहले की और कारण क्या था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बात। जी, गुजरात में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तो हम लोग कुछ न कुछ सामाजिक काम करते थे। उसमें हम लोगों को ये बटर मिल्क के केंद्र चलाते थे, छाछ पीने के लिए गर्मी में लोगों को। हाँ, बटर मिल्क, तो वो मूल सुरेंद्रनगर जिले में हम बहुत बड़ी मात्रा में करते थे। तो उस एक कार्यक्रम में मुंबई में एक सज्जन थे, मिठाई के बहुत बड़े व्यापारी थे, नाम तो मैं भूल गया, वो उनको लाए थे और उन्होंने डोनेशन भी दिया था। हाँ, और हमने ऐसे छाछ केंद्र चालू किए थे बटर मिल्क के, ओके, बहुत बड़ी मात्रा में। जैसे पानी की परब रहती है, वैसे छाछ की परब रहती थी, और हर गरीब व्यक्ति को। तो उस समय मैं उस सेवा के काम में लगा था, और उस समय इनके नाना जी वहाँ आए थे, तो उस समय मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, तब मुलाकात। काफी बातें हुई थी उनके साथ, तो मेरा उस प्रकार से उनसे परिचय रहा है। हाँ, तो आप मतलब खुद भी पढ़ते हो और लोगों को बिल्कुल, मैं जवाब पढ़ता देते भी हूँ और मजा लेता हूँ। हो। आपको वैसे मैं जब आप अपने ऊपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो, जो सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं, तो वो मीम देख के आपको हंसी आती है? वैसे आपने कहा गुस्सा तो आता नहीं ज्यादा करके, लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। ये लिखा है, दिस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी, इक्वालिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक है। इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। ये देखिए, मेरे ही सारे फ्रेटर्निटी के लोग आए थे, आपसे मिले तो सबके चेहरे पे हाथ लगा दिया, जय श्री राम। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने? तो ये रोहित शेट्टी जो है, ये एक्शन डायरेक्टर हैं, वीर नरेंद्र मोदी जी, और अगले दिन आपको उन पर इतना असर पड़ा, सीधा मोटरसाइकिल लिया आपने, निकल पड़े। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ। हाँ, तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति, यानी मेरा घोर भी विरोध होगा, ये बड़ा मजा आता। क्या बड़े सटीक तरीके से कहा है उसने। मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यूं झटके में सोच रहे हैं। हाँ हाँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जी। मैं आपको बताऊं, आप और मैं भी बात कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है, ये समझने में बड़ा। वरना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगों की जो परोसी हुई चीज होती थी जी, 5 स्टार फूड जैसा होता था वो, ये एक प्रकार से फुटपाथ पर का जो चने चबेने और पकौड़ा होता है, हाँ, हाँ, वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है। फिनिश नहीं होता, लेकिन उसमें से आपको सच्चाई हाथ लग जाती है। मैं तो ये वेट कर रहा हूँ, जब ये आएगा तो इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। हाँ, इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। तो आप तो खैर तैयार है, मेरे लिए पहली बार होगा ये, मतलब। कुछ लोग होते हैं इंटेंशन से आपको चुभे इसलिए करते हैं जी, जानबूझ करके। उस समय आपने अपने आप को संतुलित रखने से उसके सारे इरादे फेल हो जाते हैं, हाँ, और वो उसकी नींद हराम कर देते हैं। अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको मजा आ जाता है। लेकिन देखा, छोड़ दिया, तो उसकी नींद खराब है। मैंने इतनी मेहनत की, इतना मोदी जी के बाल नोचने वाली चीज की, मोदी को कोई हो ही नहीं रहा है, तो वो परेशान हो जाता। हाँ, फिर वो अपना बंद भी कर देता थोड़ी देर बाद। ये भी बात सही है, बस सर।